नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड थी, जिसकी पटकथा कल ही लिखी जा चुकी थी, जिसके बारे में हमने कहा ही था कि ऐसा संभव है और वो हो चुका है। हुआ क्या था? कल की घटना आपको याद होगी, अभी कुछ ही घंटे पूर्व ही, मतलब इसको 24 घंटे हुए हैं, हमने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि भाई साहब, हमारे विदेश मंत्री की ईरान यात्रा होती है और पाकिस्तान पर ईरान एयर स्ट्राइक कर देता है। भाई साहब, पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये तो कहते ही हैं कि ईरान हमारा भाई है, तो हम सब लोग तो भाई भाई हैं और भाइयों ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, भाई ने ही मार दिया घर यार का। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का ईरान पर फिर से हमला रिटेलिएशन में हुआ है, जवाबी कार्रवाई देते हुए हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो निकल कर आ रही है, दोनों ही लोग कह रहे हैं हमने भाई के घर में आतंकी मारे थे। पाकिस्तान भी कह के आ रहा है हमने भी भाई के घर में आतंकी मारे। कौन किसके आतंकी मारा है समझ नहीं आ रहा है। दोनों लोग एक दूसरे से अलर्ट होकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं, हाई अलर्ट है कि पता चले कि हमारे ही घर के अंदर भाई और आतंकियों को मारने ना चला आए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेला हो रहा है इस समय। मतलब युद्ध पूरी तरह से अपनी चरम पर बढ़ रहा है। पर्शियन गल्फ के अंदर माहौल खिंचता आ रहा है। रूस ने क्या ज्वाला जगाई, वहां से निकलकर इजराइल आई, फिर हुतियों के पास पहुंची और हुतियों के पनहेगार ईरान तक तो फाइनली आंच पहुंची गई है। क्या हुआ है पूरी डिटेल में आज की व्याख्या होगी, क्योंकि सुर्खी बन गई है कि पाकिस्तान ईरान वॉर न्यूज, जिसके अंदर खबर यह है कि डेथ टोल फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्राइक ऑन ईरान हैज राइजन। लगभग 9 ईरान के अंदर लोग मारे गए हैं। ईरान भी स्मार्ट है, कह रहा है हमारा कोई नहीं मरा। तो यार, तुम्हारी धरती पर कोई दूसरा रह कैसे रहा था, समझ ही नहीं आ रहा है। हम सारी बातें समझेंगे और विशेष रूप से ये सारी घटना कहां हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा की पूरा क्षेत्र जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं, भारत के पश्चिम की तरफ, अरब सागर की तरफ जब आप पहुंचते हैं तो दुनिया का लगभग 50% तेल जिस जगह है, वहां पर जब भी अशांति होती है, आप और हम जिस भी कोने में रहते हो, चिंता छिड़ जाती है। क्योंकि भाई देश का लगभग 60% तेल इसी रास्ते होकर आता है। अगर यहां चिंताएं बढ़ेंगी, थोड़े दिन पहले हुतियों ने हालत खराब कर रखी थी, अब इस तेल के कारण अगर कोई दिक्कत हो गई ना तो स्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। तो आज का सेशन बड़ा खास है क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी तरह ईरान का साथ देते हुए कहा है कि आपके ऊपर हुए कर्मन अटैक के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री की चर्चाएं बहुत हैं कि इन्होंने ही भड़काया है हमें मरवाने के लिए। खैर बेटा, तुम हमारे बेटे हो, हम तो तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम दोनों तो एक दूसरे के भाई बताए गए हो। आपको याद होना चाहिए कि शहबाज शरीफ और राइसी ये एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, कहे भी क्यों ना। मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बातें की जाती हैं, बाय द वे ब्रदरहुड में बड़ी फाइट्स हैं। फाइट्स कैसे हैं? आप सुन्नी मुसलमान हैं, आप शिया मुसलमान हैं और दोनों में एकदम बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन जब से अमेरिका मुस्लिम विरोधी टैग हुआ है, तब से ये लोग सब एक हो गए हैं कि नहीं साहब, ये मुसलमानों का दुश्मन अमेरिका है तो हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन एक होने के नाम पर राइसी इनको मार दे रहे हैं और ये अपनी इज्जत बचाने के लिए गोला इन पर चला दे रहे हैं। खेल बहुत विकट फैला हुआ है और दुनिया के सामने ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड दिखाने का इनका जो ढकोसलाबाजी था, जिसके अंदर ये जाकर के बार बार आईओसी की बैठक बुलाया करते थे, वो सबके सामने खुलकर चली आई है। खैर, इनके हालात को समझते समझते आप और हम बाल नोचने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और जब बाल नोचने की बात आती है तो दिमाग में ख्याल आता है कि बाल नोच वही सकता है जिसके बाल हो। और बाल होने के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि अपने जितने भी भारतीय हैं उनमें 7 स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस होता है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 हमारे बाल जितने भी हैं, आपके और हमारे, उनके लॉस के अलग अलग स्टेप्स हैं। और मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं, मैंने लास्ट मंथ भी एक आपके सामने सेशन किया था जिसमें हेयर लॉस पर आप लोगों को जानकारी दी गई थी। आपको ध्यान होगा उस सेशन के बाद बहुत सारे लोगों में इस बारे में जिज्ञासा बढ़ी और बहुत अल्टीमेट इसके हमें रेस्पॉन्सेस प्राप्त हुए। लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को एडमायर किया कि हां सर, ऐसा तो होता है। होता क्या है उसके बारे में पहले मैं बता दूं। 7 स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस हैं और उन 7 स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस में जो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 का हेयर लॉस होता है ना, इसकी रिकवरी पॉसिबल है। आपके संभवतया मेरे और आपके, हम के, सबके इस उम्र में हल्के हल्के बाल झड़ने लगते हैं। कई बार तो सीजन चेंज होने से बाल झड़ते हैं। सर्दियों में तो काफी ज्यादा बाल चेंज होने के काफी कारण हो सकते हैं। आपने कहीं माइग्रेट किया है, पानी सूट नहीं कर रहा है, खाना खाया वो सूट नहीं कर रहा है, तो अगर आप स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच में हैं तो आप सेफ साइड हैं। और सेफ साइड के अलावा अन्य कोई साइड में अगर आप हैं, 5, 6, 7 में अगर आप हैं,
तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, मैं कैसे चेक करूं कि मैं स्टेज 1 से 4 में हूं कि 1 से मतलब 5 से लेकर 7 के बीच में हूं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राया, जिसका हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर टेस्ट करवा रहा है। आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पर जाना है, वहां पर लिंक को क्लिक करना है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। रजिस्टर करने के बाद में वो अपने आप आपके बालों का एनालिसिस करके बता देंगे कि आप कौन से स्टेज में हो। अब जब आप स्टेज वाइज पता चल जाते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? तो ट्राया आपके हेयर को देखकर आपको सजेस्ट करेगा कि आपके हेयर लॉस रिकवर होने की स्थिति कितने समय में आ जाएगी और कितने दिन में आपके बाल वापस दिखने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने बालों को रिकवर किया है। आप एन नंबर ऑफ तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें लोगों ने अपने बालों को रिकवर किया है टाइमली। ये सब प्री और आफ्टर की फोटोज हैं। इसमें आप भी संभव है जाकर अपने बालों को रिकवर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाइए और अपने लिए जो हमने लिंक यहां पर पिन किया है traya.health का, वहां जाकर के अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए, हेयर टेस्ट करा लीजिए। हेयर टेस्ट होने के बाद में जो सेकंड फेज है आपके लिए वो क्या है वो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। आपको यहां से एक कस्टमाइज्ड प्लान भेजा जाएगा जिसमें आपकी हेल्थ हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से सारी किट डॉक्टर के सजेशन के द्वारा भेजी जाएगी। और तो और यहां पर ये लोग आपके लिए आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सभी तरह की मॉडर्न साइंसेस को कंबाइंड करके आपका पूरा प्लान बना के भेजते हैं। जब मैंने ट्राई किया था तो प्रॉपर तरीके की किट आई थी, प्रॉपर तरीके की काउंसलिंग आई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लोग सबको एक जैसी रेमेडी नहीं देते हैं, सबकी अपनी अपनी हेल्थ हैबिट्स हैं, सबका अपना अपना इंप्रेशन है, तो इनके द्वारा अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैंने भी अपने लिए इस तरह का प्रयास किया था। आप भी अगर सूटेबल फील करते हैं आज ही जाकर के इसे ट्राई करें और जाकर के अगर आप इनका प्लान परचेज करते हैं तो अपने अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम पर 20 इंस्पायर कोड यूज करके इनके किट में 20% का ऑफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके मनोरंजन की बात की तरफ बढ़ते हैं। आपके सेहत की बात कर ली है, मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। मनोरंजन आपके लिए पाकिस्तान की फजीहत से बुरा क्या हो सकता है? और पाकिस्तान की फजीहत इस कारण से हो कि उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन है तो कहने ही क्या। तो फिलहाल आपके सेशन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आपके सामने दो देशों का मैप दिखाया गया है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है। और सबसे ज्यादा परेशान बेचारा अफगानिस्तान है, जो विक्रम बेताल की तरह बैठकर यह विचार कर रहा है कि दुनिया में यार हर समय हम सुर्खी में रहा करते थे, जब से अमेरिका गया है हमारा मीडिया फुटेज खत्म हो गया है। हम इतना इज्जत पाया करते थे दुनिया में, आए दिन अफगानिस्तान में यह हुआ, अफगानिस्तान में यह हुआ, आजकल कोई कवरेज ही नहीं दे रहा है। अमेरिका का होना जरूरी है। अब फुटेज जो है इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। हो क्या रहा है तो हम आपको बता दें। ईरान ने कल जब हमने सेशन किया था उससे जस्ट पहले ही ईरान ने पंचगुर नामक स्थान पर और पाकिस्तान के तुर्बत नामक स्थान पर ईरान ने गोले बरसाए थे। गोले बरसाने के बाद पाकिस्तान बहुत नाराज हुआ। अच्छा, पाकिस्तान की हमेशा की फितरत रही है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके ऊपर गोले बरसाए गए हैं, लेकिन करे क्या जब यह बात पब्लिक निकल आई, क्योंकि वर्तमान में यहां पर केयर टेकर सरकार चल रही है। केयर टेकर सरकार मतलब फरवरी में यहां इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होने से पहले शहबाज शरीफ ने यहां पर एक अंतरिम प्रधानमंत्री बिठा दिया, केयर टेकर पीएम बिठा दिया है, आप सरकार चलाइए टाइप से ऐसे बिठा दिया है। ऐसी स्थिति में जो आना था वो अचानक आना था। तो यहां का स्पोक पर्सन निकलकर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का और आकर के कहता है कि लास्ट नाइट हमारे साथ अनप्रोवोक्ड तरीके से ब्लैंट ब्रीच ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए ईरान ने इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करते हुए हमारे ऊपर एक इल्लीगल कृत्य किया है और हमने इस बारे में जानकारी प्रेस रिलीज में दे दी है। यानी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस के साथ साथ पाकिस्तान ने ईरान में गए अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और पाकिस्तान में बैठे ईरान के एम्बेसडर को वापस भेजने का आदेश दे दिया। लास्ट नाइट अनप्रोवोक्ड एंड ब्लेटेंट ब्रीच ऑफ पाकिस्तान सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। यह सुर्खी इनके द्वारा जगजाहिर कर दी गई। अब क्या होता है बैकग्राउंड में, जैसे हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे एपिसोड सुने थे जिसमें बताया था कि भारत ने पुरी हमले के बाद में किस तरह से प्लानिंग की थी और पाकिस्तान में क्या बेचैनी चली थी। तो पाकिस्तान की जो बेचैनी है वो पब्लिक में आ चुकी है। क्या क्या हुआ, सुर्खियां आई कि पाकिस्तान में जैसे ही यह हमला हुआ यहां पर अचानक जबरदस्त सियासी भूचाल आ गया।
इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कभी ऐसा हो पाएगा कि ईरान इन पर गोले चला देगा, क्योंकि ये ईरान को तो भाई कहते थे, ईरान को भाई कहते थे। तो ऐसी स्थिति में इनके यहां जबरदस्त सियासी और फौजी कवायद देखने को मिली। रात भर मीटिंग्स का दौर चलता रहा। इनके जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं और केयर टेकर प्रधानमंत्री जो अनवर उल हक हैं, ये साहब आपस में फोन पर बतियाने शुरू हुए कि भाई अब करें क्या, कैसे करें। इसी बीच में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अपने सारे राजदूत और जो भी स्टाफ है उनको तुरंत देश में लौटने के लिए कहा है। ईरान के एम्बेसडर को भी देश से लौटने के लिए कहा है। ईरान ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, हम इसके खिलाफ यूएन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ईरान को याद रखना होगा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की काबिलियत है और हक है, इसकी जिम्मेदारी ईरान सरकार की होगी। हमने ईरान के साथ चल रही हर तरह की और हर लेवल की बातचीत बंद करने का भी फैसला कर लिया है। कोई बात नहीं, एक तरफ भाई भाई कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हमने बातचीत बंद करने का फैसला ले लिया। साहब हो गया फैसला। अब क्या था, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अमीर अब्दुल्ला निहान, जिनसे हमारे जयशंकर साहब मिलकर आए थे, इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को फोन पर बात करके कहा कि हमने आपके यहां के आतंकी संगठन पर हमला किया है, आपका कोई नागरिक थोड़ी घायल हुआ है, आतंकी मरा है, इस बात पर आप इतना क्या लोड ले रहे हैं। इस पर जिलानी ने कहा कि आप किसी ऐसे देश पर ऐसे कैसे गोला चला सकते हैं, भाई हमारा अपना देश है, संप्रभु देश है, आप हमको बताते हम कार्रवाई करते। बोले यार बताए थे, तुम्हारे इमरान खान को बताए थे कि तुम्हारे यहां बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर जैश अल अदल है जो ईरान के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम तो बताए थे पहले, पर तुम कुछ एक्शन नहीं लिए। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए ईरान को जवाब दिया। अब यह इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अब दुनिया के सामने यह भी दिखाना है कि पाकिस्तान और ईरान भाई भाई हैं। मुसीबत यह है कि अपनी इमेज भी बचानी है। पाकिस्तान को कोई यह ना समझ ले कि जो आता है मार के चला जाता है। पहले भारत पीट दिया, चीन तो अंदर ही आके बैठ गया, ईरान वाले आकर गोला चला दे रहे हैं, अफगानिस्तान वाले बिठा के धमका दे रहे हैं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा क्या। तो पाकिस्तान वालों ने ईरान वालों से कहा देखो सुनो, आप हमारे मारे थे ना, हाँ तो हम भी आपके मारेंगे। ये वो बचपन में खेल नहीं होता था कि आप छोटे भाई बहन जब रहे होंगे, आपसे बहन की लड़ाई होगी, भाई की लड़ाई हो गई, आप उनके मार दिया, पिताजी समझौता कैसे कराएं, समझौता कराने के लिए एक काम कर, तू भी इसके धीरे से मार ले, तो धीरे से बाबा इसने बहुत तेज मार दिया, चल तू थोड़ा सा और मार ले। तो इनके भाई भाइयों के बीच में कुछ इस प्रकार की रंजिश चल रही है कि तुमको गोला मारा, बहुत तेज लगी, बोले बहुत तेज लगी, तो एक काम करो तुम भी मार लो और एक आध नंबर दे देना कितने लोग मरे, तुमने कितने मारे थे, बोले 5-7 मारे थे, तो तुम चलो 9 नंबर बोल देना कि 9 ना मारे गए, तो ठीक है। तो इन्होंने पाकिस्तान ने गोला छोड़ दिया। कहां छोड़ा, तो इन्होंने पाकिस्तान से इस तरफ ईरान की तरफ लगता हुआ जो क्षेत्र है जिसे सस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, वहां गोला छोड़ दिया। तो आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी फिर से बता देता हूं, पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका नाम बलूचिस्तान है। ऐसे ही ईरान का जो पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है उसका नाम सिस्तान बलूचिस्तान है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ बलोच लोगों के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे समझिए आप, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में ईरान के खिलाफ लोग रहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लोग ईरान के बलूचिस्तान में रहते हैं, बॉर्डर एरिया पर बटके रहते हैं, ऐसा मानना है, मीडिया फुटेज है। क्या है, आपको हमने कई बार बताया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो आर्मी जो कि ये डिमांड करती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को सेपरेट ही कर दे, एक अलग देश बना दे। उसके जो एक्टिविस्ट हैं वो ईरान के अंदर रहते हैं, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान वालों का मानना है कि सिस्तान बलूचिस्तान को अलग करवाने वाले लोग, जैश अदल लोग, वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ के लोगों का पता है कि बॉर्डर के इस पार कौन है और उस पार कौन है। तो हुआ ये कि पाकिस्तानियों ने इस तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF, उसके आतंकियों को ठिकाना बनाते हुए हमला किया कि तुमने भी आतंकी मारे, हमने भी आतंकी मारे, दोनों को पता है कि आतंकी हैं। अरे पता क्यों नहीं होगा, दुनिया भर में आतंक की जब चर्चा हो पाकिस्तान की ना हो कैसे संभव है। और आजकल तो चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो और हुती हो, हर जगह चर्चा ईरान की है। तो अल्टीमेटली दोनों को आतंक के बारे में जानकारी पूरी है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गोले चलाते हुए ईरान के 50 किलोमीटर अंदर तक 9 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया और बाकायदा फुटेज जारी की। इससे पाकिस्तानियों का खोया हुआ सम्मान लौट कर आया है कि देखिए हमने भी रिटेलिएशन किया है। हालांकि पाकिस्तानी तो उसको भी दिखाते हैं
जब F-16 पाकिस्तान का हमारे अभिनंदन के MiG-21 का पीछा करते हुए चला आया था, लेकिन हमारे वीर अभिनंदन ने F-16 को हवा में ही मार गिराया था और हमारे MiG-21 के छोड़ करके खुद पाकिस्तान की धरती पर लैंड हुए थे, जिसके बाद में पाकिस्तानियों को 48 घंटे में उन्हें छोड़ना भी पड़ा था। हम तो रियल फाइट किए थे। तो इन्होंने अपनी तरफ से पटाखे चलाए कि बोले इतने दिन से रखे खराब हो रहे हैं तो चलो चला ही देते हैं। तस्वीरें मार्केट में निकलकर आई कि साहब इन्होंने भी अपनी तरफ से रिटेलिएशन किया है और कुछ कुछ जगहों पर इस प्रकार की तोड़फोड़ की नजरें और सुर्खियां दिखना शुरू हो गई कि साहब इस तरह से हमने भी मचा दिया है, ईरान के अंदर कुछ घर हमने भी तोड़ दिए हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने बकायदा इसका नाम दिया मार्ग बर समराचार। अब ये समराचार क्या है? समराचार है इनके यहां पर विद्रोहियों को कि मार्ग और हमने साफ कर दिया, खात्मा कर दिया, विद्रोहियों का खात्मा कर दिया। अब ये अपनी इज्जत बचाकर बाहर निकल कर आए कि यार दुनिया के सामने हम कहते थे कि हम तो न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे पास तो नाभिकीय हथियार है। ईरान तो नाभिकीय हथियार बना ही रहा था, न्यूक्लियर वेपन बना ही रहा था। अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लाद दिए, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन इस न्यूक्लियर वेपन के बावजूद लोग हमको मार जा रहे हैं, तो चलो हमारा खोया हुआ सम्मान ही सही हमें वापस मिल गया। इन्होंने मर्ग बर समराचर नाम से इन्होंने इस मिशन को जारी किया और इसमें विद्रोहियों की मौत का खात्मा करने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशन को अपना स्थान दिया। इन्होंने कहां कहां अटैक किए? तो सरावन और जालेक करके स्थान है जहां पर इनके अटैक हुए। चलिए साहब, दोनों ने दोनों के लोग मार लिए। हमारी चिंता तो इस बात पे, चलो तुम मरो जुटो, जो करना है करते रहो, तुम लोग कभी साथ रह नहीं सकते। हमारी टेंशन यार तुम्हारे दक्षिण में जो ये पर्शियन गल्फ है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ आदेन, इसको लेकर है गए। क्यों है? क्योंकि यार इससे थोड़ा ही दूर भारत भी है। हमें टेंशन ये है कि अगर यहां पर कुछ भी स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट होती है, देखो पहले समझो इजराइल से चला हुआ मामला रेड सी से होते हुए यमन के हुतियों तक पहुंचते हुए यहां तक के ट्रेड को तो प्रभावित कर चुका है। याद करो इजराइल और गाजा के बीच में जो भी चल रहा था, वहां से निकलते निकलते रेड सी तक पहुंचते हुए यहां पर हमले होने लगे। यहां पर हमले होने लगे हुतियों की वजह से। यहां से निकल करके बाबे मंडल से निकलकर गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए हम अरब सागर के अंदर फिलहाल चुनौती फील कर ही रहे हैं। भारत का लगभग 12% ट्रेड वाया रेड सी प्रभावित हो रहा है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो हमारा ये ट्रेड प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ, जिसमें अघोषित रूप से यह माना जाता है कि दुनिया का 50% तेल यहां पर ही प्रोड्यूस हो रहा है। लगभग 35% गैस दुनिया की लगभग यहां पर है। अब लगभग इसलिए क्योंकि जमीन के भीतर है, लेकिन फिर भी अभी भी यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस दुनिया को बिकता है। औरों की छोड़ो, हम अपनी बताएं तो भारत को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होकर के अपने कुल ऊर्जा आवश्यकता का जो तेल है उसका 60% यहीं से प्राप्त होता है। अगर यहां सिचुएशन थोड़ी भी पैनिक क्रिएट करती हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र, ये भी बलोचिस्तान, ईरानी बलोचिस्तान है, यहीं पर चाबहार है, यहीं पर परेशानी अगर आती है पाकिस्तान की वजह से, तो हमारा ट्रेड यहां से भी प्रभावित होने लगेगा। यानी स्थितियां जैसे जैसे एस्केलेट करेंगी, इंडिया को यहां से नुकसान होने की संभावनाएं हैं। चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, दोनों तरफ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या बाबे मंडल हो, दोनों तरफ से इंडिया को स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है कि अगर कुछ भी हुआ तो भारत के अंदर मुसीबतें आ सकती हैं। ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां अगर असामान्य होंगी तो भारत पर क्या असर पड़ सकता है हम वो बता रहे हैं। अपडेट आया दुनिया भर का कि 9 लोग मर गए साहब ईरान के अंदर। ईरानियों ने क्या कहा? ईरानियों ने कहा 4 बच्चे 3 महिलाओं समेत 9 लोग मरे, लेकिन इनमें से कोई भी ईरान का नागरिक नहीं था। तो ये कौन थे? तो बोले ये वो नागरिक थे जो पाकिस्तान से भागकर ईरान में रह रहे थे। क्यों भागे हुए थे? ये वो नागरिक थे जो कि ईरान में रह करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान को स्वतंत्र करने की मांग करते थे। तो हमने तो उनको शरण दे रखी थी, तुम अपने लोगों को मारने के लिए यहां चले आए। चलो इस बात सही चाहिए, तुम्हारा ब्रदरली होना पता चल गया कि तुम भाई को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। कहने का मतलब यह हुआ, पाकिस्तान ने इस हमले के बाद भी यही कहा कि हम तो ब्रदरली नेबर हैं, हम भाई भाई हैं और एक दूसरे के साथ में हमारा व्यवहार बड़ा अच्छा है, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ईरान इज ए ब्रदरली कंट्री। यहां के स्पोक पर्सन ने बोला कि हम ईरान को अपना ब्रदरली कंट्री मानते हैं। पाकिस्तान के लोगों का बहुत अच्छा रेस्पेक्ट है ईरान के लोगों के प्रति, और हम लोग हमेशा लोगों के बीच बातचीत का, कॉपरेशन का और एक दूसरे के साथ में कॉमन चैलेंजेस को दूर करने का हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ तो यह धोखा ही हो गया है। अब साहब विदेश मंत्री बोले, ईरान वाले जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठक में दावोस गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा भी ब्रदरली कंट्री है, हम तो इसी हक से चले गए, ब्रदरली कंट्री है तो मार दिए जाकर के। ये हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोले हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रदरली नेचर है, हम तो केवल जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहकर ईरान में नुकसान पहुंचा रहे थे हम उनको खत्म किए हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि फिर इन लोगों को अलग देश होने की कहने की आवश्यकता ही क्या है। अगर ऐसा है तो इनसे ज्यादा तो हक हमारा बनता है। क्यों भाई? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे को भले ही भाई भाई कहते हो, हमारा तो बाप बेटे का रिश्ता है, और बाप तो बेटे को जाकर के जबरदस्त तरीके से सूड़ सकता है, कानूनी रूप
से उसको अधिकार प्राप्त है, तो भारत को देरी नहीं करनी चाहिए, हाफिज सईद को जहां बैठा है वहीं मार देना चाहिए। खैर करो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिन पुराना याद आया, वीडियो के अंदर हमारी टीम ने खोज कर निकाला, जिसमें कि इमरान खान का वीडियो था, जिसमें इमरान खान खुद बीइंग ए प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे मालूम है कि ईरान के अंदर अशांति फैलाने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अब ईरान भी तो यही कह रहा है कि हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि आतंकियों को खात्मा करो, तुम नहीं किए तो हम कार्रवाई किए। तो इमरान खान का बयान है, ये खुद इस बात को एक्सेप्ट किए थे कि हाँ भाई ऐसा होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब हमें इनकी इस्माइल याद आती है। इनकी इस्माइल याद क्यों आती है? क्योंकि इस भूसे में जाके तीली लगा के आने वाले तो यही थे। क्यों कह के आए थे? ये कुछ नहीं कहे थे, ये ऐसा नहीं कहे थे कि आप जाकर संघर्ष करो। ये क्या किए थे हम बताते हैं। इनका हमको समझ में आ गया। हम इनकी तारीफ में पहले भी आपको बता चुके हैं, बड़ा बढ़िया खेला खेलते हैं। कैसे किए? वहां जाकर पूछे, सर पता चला कि आपके करमन में आतंकी हमला हुआ था। बोले हाँ हुआ था, हमारी डीप कंडोलेंसेज हैं, मोदी जी कंडोलेंसेज भिजवाए हैं, बहुत दुख हुआ हमें कि आपके 100 लोग मारे गए। सर लेकिन पता है क्या है? बोले हाँ, अगर आप पर आतंकी हमला हो तो यह हमारी नीति है कि अपने आतंक के हमले का जवाब देना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सर कहां देना चाहिए, मेरा मत यह है कि आप पर आतंकी हमला हुआ है उस पर 0 टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि आतंक पर डोजियर सौंप रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल और केवल अपनी तरफ से बातचीत करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब यह बात बहुत बड़ी निकल कर आती है कि इनका कहना है कि क्या जयशंकर साहब का कहना है कि यहां जाकर के केवल और केवल हमने इसको आग लगाने का काम किया है। आग लगाने का काम किया है, आग लगी भी है, और इन दोनों के बीच में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं वो स्थितियां इसी विजिट के कारण होकर आई थी। खैर अब दुनिया की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हुई। भारत के विदेश मंत्री से भी पूछ लिया गया कि सर आप बताइए क्या लगता है आपको, कैसा रहा होगा। तो बकायदा यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय का रिप्लाई आया, और रिप्लाई में केवल यह कहा गया कि साहब हमारा अनकंप्रोमाइज पोजीशन है ऑफ 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यानी कि मेरा टेररिज्म के प्रति 0 टॉलरेंस है। हम लोगों को टेररिज्म बर्दाश्त नहीं है साहब। अब इतना किसी को अगर मोटिवेट कर दो कि आपको बर्दाश्त नहीं है, तो हम तो ईरान हैं, हम तो इजराइल से बिल्कुल हेड टू हेड कॉलिजन किए हुए हैं, हम लोग तो हुतियों को मोटिवेट किए हुए हैं, हम पाकिस्तान से डरेंगे क्या जब हम इजराइल से नहीं डर रहे हैं? तो लीजिए साहब हम गोला फोड़ देते हैं। इसी का परिणाम निकला, और तो क्या ही है। शहबाज शरीफ जो बेचारे फिलहाल पीएम नहीं है, ये इंतजार में बैठे थे। आई एम शॉक्ड दैट ईरानियन ब्रीचेस ऑफ पाकिस्तानी सॉवरेनिटी, दिस मिसाइल अटैक इज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ आवर फ्रेंडशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड नेबरलीनेस। तो भाई साहब ऐसी बात है कि शहबाज शरीफ जी का जो रिएक्शन है वो बहुत लाजमी है कि भाई ने हमें धोखा दे दिया है। जिसको भाई कहते थे उसने हमारे पास गोला बारूद चला दिया है। बिल्कुल सही बनता है साहब, आपको परेशान होना चाहिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी परेशान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आतंक का कोई स्थान दुनिया में नहीं है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान उतर कर आता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि देख लिए दोनों देश बचकर रहिए, आराम से रहिए, तसल्ली से रहिए। क्यों? हमारा पुराना अनुभव है कि इन मिसाइलों से कुछ नहीं होता है, और तुम लोग यार खुद की फुटेज खा गए हो, हमें कोई देख ही नहीं रहा है। तो अफगानिस्तान के बेचारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खुद की तरफ से भी आकर के बयान दिए। चीन बोला अरे यार थोड़ी शांति रखिए, तनाव मत बढ़ाइए, मैंने अभी ईरान से $400 बिलियन का तो तेल खरीदा है, और पाकिस्तानियों तुमको तो मैंने पूरा $60 बिलियन में खरीद लिया था सी पैक के लिए। अब तुम दोनों आपस में झगड़ मरोगे तो मेरे पैसे का क्या होगा? शांति भैया, शांति रखो यार। हम कह रहे थे, इंडिया वालों ने बहुत बार कहा था कि देखो आतंक सबके लिए नुकसानदायक है, और जब ये खुद के घर में झुलसने लगता है ना तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। टर्की का जवाब आया, ओम शांति भैया रखिए, थोड़ा शांति रखिए, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा शांत रहिए। आतंक भैया देखिए हम पहले भी आपको बताए थे पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ, इसके पीछे का बड़ा कारण हम पहले बताए थे। जैसे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई ना पाकिस्तान की, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान की जैसे ही आर्थिक स्थिति खराब हुई थी ना, तो आतंकियों को पाकिस्तान से फंडिंग मिलना बंद हो गई। तो उन्होंने कहा सर हम ट्रेनिंग लेकर बैठे हुए हैं, तो अब हम क्या करें? तो बोले हम क्या करें, हमको पता है गोला कैसे चलाना है, तो हम भारत में तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर हम चले गए तो हमारे घर वालों को पैसा कौन देगा, तुम्हारे पास तो बचा नहीं, तो पहले फिर क्या करें? तो बोले एक काम करते हैं, गोला सीख लिए हैं तो हम अपने देश में चलाएंगे। पाकिस्तान खुद आतंक का शिकार कैसे बना? जब कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, तो बबूल का पेड़ इन्होंने बनाया था कि दूसरे के घर में फेंकेंगे, खुद के पास पैसा खत्म हो गया, वो गोले वहीं फेंकने शुरू कर गए। अब वहीं फेंकने से अब देख लीजिए अफगानिस्तान के साथ क्राइसिस शुरू हो गया, ईरान के साथ क्राइसिस हो गया,
इंडिया के चाइना के साथ भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। चाइना का सीपैक टेंशन में चल रहा है इनकी इन हरकतों के चलते कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि आतंकी आके सीपैक पर बैठ गए कि टोल अपन वसूलेंगे, अब चाइनीज को पकड़ पकड़ के पैसा मांगेंगे। तो यह स्थिति बड़ी घातक स्थिति इनके लिए सब शांति शांति की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका की बात आती है। अमेरिका क्या बोला? क्यों? क्योंकि अमेरिका अभी तक तो यही कह रहा था इजराइल ने आतंकियों के खिलाफ, हमास के खिलाफ कार्रवाई की है। अमेरिका हुतियों के खिलाफ भी जब कार्रवाई किया तो भी यही बोला कि हमने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को अलग संकट हो गया कि यार मैं दुनिया में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता हूं, ये ईरान तो एक ही दिन में 3 देशों पर कार्रवाई कर दिया है, इराक पर कर दिया है, सीरिया पर कर दिया है, उठा के पाकिस्तान पर कर दिया है। ये क्या हो रहा है? तो भाई ये पाकिस्तान, ये ईरान का जो करना था ये अमेरिका की समझ से भी ऊपर निकल गया। रशिया क्या बोला? सभी लोग यही बोलेंगे कि यार तुम लोग तो सब लोग एससीओ के मेंबर भी हो, जल्दी ही ब्रिक्स के मेंबर भी बन जाओगे, झगड़ो मत। हम जब आपको सब्सक्राइब करने की सूचना दे रहे थे उसी समय हमारा सेशन हैंग हो गया। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यदि आप लोग इतना देर तक इंतजार कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने और साथियों से भी इसे साझा कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने कमेंट्स और अपनी रिएक्शंस हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, जैसा मैंने आपसे कहा है कि अभी जाइए और ट्राया का ये जो हेल्थ चेकअप है ना, हेल्थ के लिए आपका जो टेस्ट है इसे अभी करिए और जाकर के अपने लिए कस्टमाइज्ड प्लान जिसके माध्यम से आप अपने हेल्थ को, अपने हेयर्स को बहुत बेहतर तरीके से रिवाइव कर पाएं, उन्हें जाकर अभी ले लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और हां, ये कूपन कोड 20 इंस्पायर यूज करना बिल्कुल मत भूलिए।